गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शक्ति, सत्ता और वैधता। जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये है हमारी राजनीतिक अवधारणाएं। तीन हमारी प्रमुख अवधारणाएं हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। देखिए, इन तीनों को प्राय एक त्रिभुज के जरिए व्यक्त किया जाता है, जिसमें सत्ता हमारे शीर्ष पर रहती है और शक्ति और वैधता इसके दो आधार माने जाते हैं। सत्ता असल में प्राधिकार है जिसके द्वारा शासन सत्ता में रहने वाले लोगों के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, उनके लिए नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों की उल्लंघना पर लोगों को या अपराधियों को दंडित किया जाता है। दूसरा जो है हमारा वो है शक्ति। शक्ति सत्ता के टिके रहने के लिए या उसके बने रहने के लिए एक प्रमुख आधार की भूमिका निभाता है। और तीसरा है हमारा वैधता। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल शक्ति के दम पर ही कोई भी शासन सत्ता टिकी हुई नहीं रह सकती, उसे बने रहने के लिए लोगों की सहमति या स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में वैधता शासन सत्ता के लिए एक सहमति का आधार जुटाने का माध्यम है। तो आज की इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं और सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव है। जहाँ प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ तक के इस पैराग्राफ को हम समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि राजनीति सामाजिक जीवन का एक वह क्षेत्र है जहाँ सबके लिए तो नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों व कर्तव्यों का आवंटन होता है। आप सभी जानते हैं कि सरकार ही होती है जो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए नियम बनाती है, लोगों के हित के लिए कानून बनाती है और लोगों में अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन या बंटवारा भी करती है। सरकार ये सारे कार्य कैसे करती है? सरकार ये सारे कार्य अपनी शक्ति के माध्यम से करती है। तो वह शक्ति क्या है, वह किस प्रकार की होती है, उसकी प्रवृत्ति क्या है और ये शक्ति आती कहाँ से है, इन सब के बारे में यहाँ अध्ययन किया जा रहा है। प्राचीन समय में तो सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर से लेकर के हमारे महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जितने भी हमारे शासन सत्ता रहे, ये सभी कैसे थे? जो सैनिक शक्ति पर आधारित थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी तुर्क जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, नादिर शाह हो, चंगेज खान हो, ये सभी लोग कौन थे? ये सभी वो थे जिनकी सैनिक शक्ति पर उनकी पूरी सत्ता विद्यमान थी। लेकिन आज के समय में जो जोर दिया जाता है वो राजनीतिक शक्ति पर दिया जाता है। राजनीतिक शक्ति से क्या तात्पर्य है कि किसी देश की शासन प्रणाली, उसकी शासन व्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी शक्तिशाली है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। वहीं यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। तो अंडरलाइन करेंगे इसमें कि मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। आप सभी अपनी नोटबुक में एक नोटिस लिखेंगे, मैकियावेली की पुस्तक का नाम लिखेंगे, मैकियावेली की पुस्तक का नाम। तो इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है द प्रिंस, लिखेंगे द प्रिंस, PRINCE। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में
शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है। देखिए, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में सिसिली के आदर्श राजा को मानते हुए उन्होंने एक शक्तिशाली राजा की बात कही थी जो इटली का एकीकरण कर सके। उसके बाद इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स ने भी अपनी पुस्तक लेवियाथन में कहा था कि राज्य क्या है, असल में शक्ति का प्रतीक है और केवल एक शक्तिशाली राजा ही राज्य को एकजुट बनाए रख सकता है। ये जो इनकी पुस्तक है लेवियाथन, ये असल में एक काल्पनिक समुद्री दैत्य लेवियाथन के नाम पर आधारित है। इस कथा में है कि जिस प्रकार लेवियाथन समुद्र में रहने वाले सभी जीवों पर राज करता है और उसके कारण ही समुद्र के सभी जीव सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार राज्य में एक शक्तिशाली राजा समस्त शासन सत्ता पर नियंत्रण रखता है और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखता है। आइए, आधुनिक राजनीतिक अवधारणा में शक्ति पर एक विशेष जोर है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलिन, लासवेल, कैपलान, मॉर्गेनथाउ आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंडरलाइन करेंगे अब कैटलिन से कि कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कैटलिन की ही भांति लासवेल की भी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, कैटलिन क्या कह रहे हैं। कैटलिन राजनीति विज्ञान को असल में शक्ति का विज्ञान मानते हैं। और ऐसे क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि राजनीति असल में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शक्ति को पाने के लिए लोगों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। जैसा कि हम अपने इस सामाजिक जीवन में भी देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो भी इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो विपक्षी दलों के द्वारा मोदी सरकार पर आए दिन आक्षेप लगाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थान में जो आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास शक्ति है, लेकिन विपक्षी दल भी उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो सरकार को गिराने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए जो उठापटक चल रही है और जो विधायकों को बार बार जयपुर से जैसलमेर भगाया जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है, वो सब इसीलिए है कि राजनीति में सभी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए इनके बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। लासवेल का भी यही मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का दायरा शक्ति से अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब वो क्या कहते हैं कि समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है। हेराल्ड लासवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। हेराल्ड लासवेल का मुख्य विषय क्या है कि शक्ति राजनीति का एक अपरिहार्य क्षेत्र है और ये कैसे विद्यमान रहती है, एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में। शक्ति किसी एक जगह स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये सब होता कैसे है, यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। इसीलिए लासवेल ने अपनी पुस्तक का ही नाम रखा था कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इनकी पुस्तक को आप अंडरलाइन करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, हेराल्ड लासवेल की पुस्तक जिसका नाम है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इसके अलावा हमारे अगले विद्वान आते हैं जिन पर हम आगे अध्ययन करते हैं। ये हैं मैकाइवर महोदय। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा था कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले मैकाइवर, इनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे डैश लगा के, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें हम अंडरलाइन करके लिखेंगे कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। तो मैकाइवर स्पष्टतः कहते हैं कि संबंध है लोगों के बीच में, वो किसी प्रकार का संबंध हो सकता है, चाहे वो
मालिक और नौकर का संबंध है, शासक वर्ग या जनता का संबंध है, राजा प्रजा का संबंध है, चाहे वो न्यायाधीश और अपराधी के बीच का संबंध है। तो संबंध किसी भी रूप का हो सकता है, लेकिन उसमें आधार क्या है कि दूसरों से कोई भी काम करवाया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। ये बात किसने कही है? मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में। अगले हमारे विचारक हैं ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की क्या कहते हैं? शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो ऑर्गेन्स्की की इस परिभाषा में हम पढ़ रहे हैं कि शक्ति क्या है? शक्ति दूसरों के आचरण व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एक मिल का मालिक अपने श्रमिकों से कार्य करवाता है, उनकी क्षमता को, उनकी शक्ति को अपनी सिद्धि के लिए परिवर्तित कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो ये क्या है? उसकी शक्ति है। विभिन्न सरकारें लोगों के लिए कानून बनाती हैं और लोगों से उन कानूनों की पालना भी करवाती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि इनके जरिए ये सरकारें अपने नागरिकों के आचार व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उन्हें बदलने का प्रयास करती हैं। और इसी क्षमता को ऑर्गेन्स्की महोदय ने क्या कहा है? शक्ति का नाम दिया है। अगले हैं हमारे रॉबर्ट बायरस्टेड। रॉबर्ट बायरस्टेड की परिभाषा को आप मोस्ट करके आप रखिएगा, और विशेष रूप से ये परिभाषा आपके कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो ये है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। इस कथन में बहुत बड़ा गहरा सार है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता तो है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। शक्ति का जब खुले रूप से आप प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाती है? एक हिंसक बल मात्र बन जाती है, और ऐसे में जनता उसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करती। शक्ति का तात्पर्य क्या होता है? शक्ति का तात्पर्य है एक ऐसा भाव जिसमें लोगों को पता तो है कि हम पर बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन बल प्रयोग प्राय किया नहीं जाता। आप देखते होंगे कि चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है और उसके एक सीटी बजाने पर या एक इशारे करने पर पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, या ट्रैफिक रुक जाता है, या वह चलने लगता है। तो ये उसकी शक्ति है, और इस शक्ति को सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। अब वो जो पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है, वह केवल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, वह उसका अपने बल का प्रयोग नहीं कर रहा है। वह आने जाने वाले हर किसी वाहन चलाने वाले पर लाठीचार्ज नहीं कर रहा है, अपना उसको दंड शक्ति नहीं कर दिखा रहा, उसको दंडित नहीं कर रहा है। तो रॉबर्ट बायरस्टेड ये कह रहे हैं कि शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, कि हाँ, ये व्यक्ति बल प्रयोग कर सकता है, इसके पास ऐसा अधिकार है, ये इसकी योग्यता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। पुलिस वाले के पास वर्दी है, हम सभी जानते हैं कि उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो हम सबको नचा सकता है, जैसे चाहे वैसे हमको चलवा सकता है, लेकिन वह अपनी उस बल शक्ति का, दंड शक्ति का प्रयोग खुले में नहीं करेगा और रेगुलर नहीं करता है। चलिए, शक्ति की परिभाषाएं यह संकेत देती हैं कि जिसके पास शक्ति है वह दूसरों के कार्यों, व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। वहीं दूसरी ओर समकालीन राजनीतिक चिंतन में, सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है, तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। तो अब तक जो शक्ति की परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, ये सभी शक्ति की परंपरागत परिभाषाएं हैं, जिसमें हमने देखा था कि शक्ति को हम ऐसे देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के कार्यों, व्यवहारों, विचारों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रख रहा है। इस प्रकार शक्ति को हमने परिभाषित किया है एक क्षमता के रूप में। लेकिन वर्तमान में जो सामाजिक चिंतन है, उसमें शक्ति को क्या माना जाता है कि शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के कार्यों को नहीं, अपितु अपने स्वयं के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। तो इस प्रकार जो शक्ति की परंपरागत परिभाषाएं हैं, वो असल में शक्ति को दूसरों के ऊपर लागू कर सकने वाली क्षमता के रूप में
परिभाषित करती हैं, वहीं जो हमारे समकालीन जो चिंतन में जो परिभाषा है वह शक्ति को एक एबिलिटी के रूप में विकसित करती है, जहाँ व्यक्ति स्वयं अपना भी विकास कर रहा है और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। अगला जो है वो है शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर होता है। देखिए, शक्ति और बल के संबंध में क्या बात प्राय कही जाती है कि शक्ति और बल के बीच में वही संबंध होता है जो बादल और बिजली के बीच में होता है। बादलों के बीच में बिजली छिपी हुई रहती है और वह अवसर आने पर ही दिखाई देती है। उसी प्रकार शक्ति के अंदर बल भी निहित रहता है, लेकिन वह हमेशा दिखाई नहीं देता। शक्ति का एक आप ये कहिए एक तरह से अदृश्य प्रभाव होता है। शक्ति का प्रभाव होता है जिसके कारण लोग बिना किसी बाहरी दबाव के स्वेच्छा से ही उसके आदेशों का पालन करते हैं, जबकि वहीं जो बल होता है वह बल असल में दमनात्मक होता है, वह हिंसक होता है। शक्ति को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, जबकि बल को ज़बरदस्ती लागू करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बल के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व हो, लेकिन बल अपने आप में शक्ति नहीं होता। आइए इसको पढ़ते हैं। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। प्रच्छन्न से मतलब क्या है? छिपा हुआ। तो शक्ति छिपा हुआ बल है और बल क्या है? प्रकट शक्ति है। शक्ति के अंदर बल छिपा हुआ रहता है और बल अपने आप में क्या है? प्रकट शक्ति। जब शक्ति प्रकट रूप में सामने आती है तो वह किस रूप में सामने आती है? बल के रूप में सामने आती है। एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा है, वह शक्ति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उसमें प्रच्छन्न बल है, छिपा हुआ बल है, और जब वह बल प्रकट रूप में होगा तो जो है शक्ति दिखाएगा कैसे? शक्ति को प्रकट रूप में कैसे करेगा? बल के रूप में। जब वह लाठी चार्ज करता है या गोलीबारी करता है या जनता को अन्य प्रकार से दंडित कर सकता है, तो उसकी जो शक्ति प्रकट रूप में होती है वह प्रकट किस रूप में हुई है? बल के रूप में हुई है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति व बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है, जबकि बल उसका प्रकट रूप होता है। हम जान चुके हैं इसके बारे में। अगला है, जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव अप्रकट होता है, जबकि शक्ति प्रकट होती है। देखिए, प्रभाव क्या है? प्रभाव से तात्पर्य यह है कि लोग स्वेच्छा से उसकी बातों को मान रहे हैं। उसके खड़े होने मात्र से ही लोग उसकी स्वेच्छा से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन शक्ति में क्या होता है? शक्ति को प्रकट होना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। पुलिस वाला है, वो खड़ा हुआ है, वो किसी को दंडित नहीं कर रहा, किसी को निर्देश नहीं दे रहा। यदि उसके खड़े होने मात्र से ही लोग उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं तो ये क्या है? उसका प्रभाव है। लेकिन जब वह लोगों को आदेश निर्देश देगा, उनके चालान काटेगा, उनको निर्देशित करता है, तब वो क्या है? प्रकट रूप है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल प्रकट तत्व है। और शक्ति और बल के बीच में भी जब हम भेद करते हैं तो क्या है कि जहाँ वह चालान काट रहा है, लोगों को निर्देश दे रहा है, तो ये उसकी शक्ति है, अभी भी वो बल नहीं है। बल के तौर पे जब वह लाठी चार्ज करता है, लोगों के चालान काटता है, उनको दंडित करता है, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो बल कहलाएगा। तो शक्ति और बल के बीच में जब हम अंतर करेंगे तब शक्ति क्या होगी? अप्रकट तत्व, और बल क्या हो जाएगा? पूरी तरह से प्रकट तत्व। जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति रहती है, और जब वह वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। तो आज की क्लास में हमने जाना है शक्ति, सत्ता और वैधता के सामान्य परिचय के बारे में। हमने पढ़ा है शक्ति के बारे में, शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। आज हमने जाना है शक्ति के बल एवं प्रभाव से इसके अंतर के बारे में। अगली क्लास में हम शक्ति और प्रभाव के इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे शक्ति के विविध रूपों के बारे में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अपने नोटबुक में
जो भी आपको कंपलसरी परिभाषाएं बुक्स बताई जा रही हैं, आप इनको नोटिस करेंगे। चैप्टर के एंड में आपको इस पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन एवं आंसर्स की PDF फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके अलावा आप लोगों के वीकली टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। तो आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से गुजारिश है और ये आशा भी है कि आप अपनी एजुकेशन पर पूरा ध्यान देंगे, पढ़ाई पर लगनसार से ध्यान देंगे। सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक ले आए होंगे और जो बच्चे पाठ्य पुस्तक नहीं लाए हैं वो जल्द से जल्द अपनी किताबें ले आएँ। कोरोना महामारी का समय है और क्लासेस अभी आप लोगों की ऑनलाइन है, तो हम अपना समय बेकार में खर्च ना करें और समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करें। धन्यवाद।